एवरीवन, मैं डॉक्टर विजय श्रीवास्तव अपने यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। केमिकल काइनेटिक्स के पिछले वीडियो में हमने रेट ऑफ रिएक्शन के बारे में पढ़ा था और उसको इन्फ्लुएंस करने वाले फैक्टर्स या प्रभावित करने वाले कारकों के बारे में जाना था। अब इसके बाद हम जानेंगे वेग समीकरण तथा वेग स्थिरांक, यानी हमारा अगला टॉपिक है वेग समीकरण तथा वेग स्थिरांक। रेट इक्वेशन and rate constant। तो पहले डिफाइन करते हैं कि ये रेट इक्वेशन होता क्या है। देखिए, रेट इक्वेशन किसी रासायनिक अभिक्रिया में अभिक्रिया के वेग और अवकारकों की सांद्रता के मध्य संबंध को व्यक्त करता है। ये रिएक्शन की रेट को और जो रिएक्टेंट्स उसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं उनके कंसंट्रेशन के बीच रिलेशन को एस्टेब्लिश करता है या एक्सप्रेस करता है। तो इसे कैसे डिफाइन करेंगे, इसे बताएंगे हम इस तरह से कि वह गणितीय व्यंजक जो किसी रासायनिक अभिक्रिया के वेग और अभिकारकों की सांद्रता के बीच संबंध को व्यक्त करता है, वेग समीकरण कहलाता है। इसे अंग्रेजी में हम इस तरह से कह सकते हैं, ए मैथमेटिकल एक्सप्रेशन which shows a relation between the rate of reaction and the concentration of the reactants is called rate equation। अब ये जो निर्भरता होती है उसको हम कैसे दिखाते हैं, तो केमिकल इक्विलिब्रियम या रासायनिक साम्य के चैप्टर में हम लोगों ने एक नियम देखा था, द्रव्यानुपाती क्रिया का नियम या लॉ ऑफ मास एक्शन। उसके अनुसार अगर हम एक रिएक्शन लिखें, ये एक रिएक्शन है, इससे प्रोडक्ट्स बन रहे हैं, तो लॉ ऑफ मास एक्शन अगर अप्लाई करें द्रव्यानुपाती क्रिया का नियम, इसको अगर अप्लाई करें तो गुलबर्ग और बागे द्वारा दिए गए इस नियम के अनुसार अभिक्रिया की जो रेट होगी ये समानुपाती हो जाएगी और प्रोपोर्शनल हो जाएगी एक्टिव मास यानी मोलर कंसंट्रेशन ऑफ ए और स्मॉल ए इंटू एक्टिव मास और मोलर कंसंट्रेशन ऑफ बी और स्मॉल बी के, या अगर इसको इक्वेट करके लिखें तो के इंटू कंसंट्रेशन ऑफ ए पावर स्मॉल ए इंटू कंसंट्रेशन ऑफ बी पावर स्मॉल बी, ये जो होगा एक्सप्रेशन हो जाएगा गुलबर्ग और वागे के इस नियम के अनुसार। इस रिएक्शन के लिए रेट एक्सप्रेशन इस तरह हो गया। इस रेट एक्सप्रेशन में हम देख रहे हैं कि रिएक्शन की रेट रिएक्टेंट ए के कंसंट्रेशन और रिएक्टेंट बी के कंसंट्रेशन के प्रोडक्ट पर डिपेंड कर रही है, लेकिन ये देखा गया है कि जो रिएक्शन की रेट होती है वो हमेशा जो स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट्स हैं
जो पावर के रूप में इसमें दिए गए हैं, एक्सप्रेस किए गए हैं, हमेशा उनके इक्वल नहीं होती है। ये एक्सपेरिमेंट्स के द्वारा पता किया गया है। विभिन्न अभिक्रियाओं का अध्ययन किया गया, डिफरेंट केमिकल इक्वेशंस का या रिएक्शंस की स्टडी की गई, और फाइनली ये कंफर्म हुआ कि रिएक्शन रेट में जो पावर्स आती हैं हमेशा ये नंबर ऑफ मोल्स या स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट्स के इक्वल नहीं होती। तो प्रयोगों के आधार पर इस रिएक्शन की रेट को अगर लिखा जाए तो इसका एक्सप्रेशन इस प्रकार का आता है। ये रेट एक्सप्रेशन आता है इस तरह से। तो ये जो रेट एक्सप्रेशन है, इसमें A की कंसंट्रेशन का पावर x है और B की कंसंट्रेशन का पावर y। अब ये x और y क्रमशः A और B के इक्वल हो सकते हैं और इक्वल नहीं भी हो सकते हैं। तो इस तरह से हम लोगों ने देखा कि एक्सपेरिमेंटल जो डिपेंडेंस है वो हमेशा स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट्स के इक्वल नहीं होती। तो हम इस रेट इक्वेशन को या वेग समीकरण को थोड़ा दूसरे तरीके से डिफाइन कर सकते हैं, और हम कह सकते हैं कि वह गणितीय व्यंजक जो किसी अभिक्रिया के वेग की अभिकारकों की सांद्रता पर प्रायोगिक निर्भरता को व्यक्त करता है। वह गणितीय व्यंजक जो किसी अभिक्रिया के वेग की अभिकारकों की सांद्रता पर प्रायोगिक निर्भरता, एक्सपेरिमेंटल डिपेंडेंस को व्यक्त करता है, वेग समीकरण कहलाता है। अब ये आगे चल के देखेंगे कि x और y का मान जो है वो 1, 2, 3 भी हो सकता है और डिफरेंट भी हो सकता है। ये x इक्वल्स टू a भी हो सकता है और x नॉट इक्वल टू a भी हो सकता है। उसी तरह से y इक्वल्स टू b हो सकता है या y नॉट इक्वल टू b हो सकता है। अब ये जो k है, इसमें इस k को हम कहते हैं रेट कांस्टेंट। यही अभिक्रिया का वेग स्थिरांक है। अब यदि हम A की कंसंट्रेशन 1 मोल पर लीटर ले लें और B की कंसंट्रेशन को भी 1 मोल पर लीटर ले लें, तो उस स्थिति में जो रेट की वैल्यू आएगी, इस इक्वेशन से जो रेट लिखेंगे वो रेट इक्वल्स हो जाएगा k, और ये 1 हो गया, ये वैल्यू इतनी ही रह जाएगी, रेट इक्वल्स टू k, क्योंकि ये कंसंट्रेशन यूनिट है और यूनिट की पावर जो होगी उसकी वैल्यू जो होती है वो 1 के इक्वल होगी। तो रेट इक्वल्स टू क्या हो जाएगा। इस स्थिति में ये जो रेट कांस्टेंट है, इस रेट कांस्टेंट के को हम स्पेसिफिक रिएक्शन रेट कहते हैं। ये क्या कहलाया, स्पेसिफिक रिएक्शन रेट, विशिष्ट अभिक्रिया दर। तो इस प्रकार हम लोगों ने देखा कि वेग समीकरण क्या होता है और इस समीकरण में वेग स्थिरांक क्या होता है। इससे ये स्पष्ट हो गया कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया की जो दर होती है वह अभिकारकों की सांद्रता पर निर्भर तो करती है, लेकिन यह निर्भरता प्रायोगिक होती है। हम किसी अभिक्रिया को देख करके अनुमान नहीं लगा सकते, फोरकास्ट नहीं कर सकते
कि कंसंट्रेशन की पावर क्या होगी। तो इस प्रकार हम लोगों ने ये देखा कि रेट इक्वेशन क्या है और रेट कांस्टेंट क्या है। अब इसमें कुछ एग्जाम्पल लेकर के देख सकते हैं। एग्जाम्पल्स में हम सबसे पहला एग्जाम्पल ले रहे हैं हाइड्रोजन और क्लोरीन के बीच होने वाली प्रकाश की उपस्थिति में अभिक्रिया, यानी फोटोकेमिकल रिएक्शन बिटवीन हाइड्रोजन एंड क्लोरीन। ये रिएक्शन है H2 गैस प्लस Cl2 गैस। ये रिएक्शन लाइट की प्रेजेंस में होती है और HCl गैस बनती है। इस रिएक्शन की रेट जो प्रयोगों से मिली है वो इतनी आती है। यानी जो वैल्यू हो गई वो K के इक्वल हो गई, पावर 0। यानी कह सकते हैं कि अभिक्रिया की दर अभिकारकों की सांद्रता पर निर्भर नहीं करती है या इसकी शून्य घात पर निर्भर करती है। तो इस केस में रेट इक्वल टू इतना हो गया। इसी तरह से अगर हम बेंजीन का क्लोरीनेशन देखें, ये बेंजीन है, क्लोरीनीकरण होता है इसका डार्क में और Fe कैटलिस्ट की प्रेजेंस में एक क्लोरोबेंजीन बनती है और HCl बनता है। इस रिएक्शन की जो रेट आती है वो आती है रेट इक्वल टू K कंसंट्रेशन ऑफ C6H6 इनटू कंसंट्रेशन ऑफ क्लोरीन। यानी यहाँ पर आगे चल करके हम पढ़ेंगे जो इलेक्ट्रोफाइल होगा उसका कंसंट्रेशन आएगा, यानी इस पर घात 1 है और इसकी घात 1 होगी। ये दोनों पर की जो स्टैकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट्स हैं इसके इक्वल है। इसी तरह से अगर हम तीसरा एग्जांपल देखते हैं, क्लोरोफॉर्म तथा क्लोरीन के बीच रिएक्शन, तो इस रिएक्शन में ये कार्बन टेट्राक्लोराइड बनता है और HCl बनता है। इस रिएक्शन में जो रेट एक्सप्रेशन आता है वो इक्वल्स होता है कंसंट्रेशन ऑफ CaCl3 इनटू कंसंट्रेशन ऑफ Cl2 और 1/2, यानी इसकी घात 1 और इसकी घात 1/2, जबकि इसमें मोल्स की नंबर दोनों में 1-1 है। तो इस तरह से ये सारे रेट एक्सप्रेशंस जो लिखे गए हैं वो एक्सपेरिमेंटल हैं, जो कंफर्म करते हैं कि लॉ ऑफ मास एक्शन के अनुसार जो पावर हमेशा नंबर ऑफ मोल्स के इक्वल होती थी, एक्चुअली नंबर ऑफ मोल्स के इक्वल हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है। तो इस तरह उन्होंने देखा कि वेग समीकरण और वेग स्थिरांक क्या होता है और कुछ इसके उदाहरण देखे। अब आगे हम देखेंगे अभिक्रिया की कोट, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। अभिक्रिया की कोट ये प्रयोगों द्वारा निर्धारित होती है, यानी बिल्कुल हम इसमें भी किसी रिएक्शन के इक्वेशन को लिखें और लिखने के बाद अगर हम अनुमान लगाएं कि इस अभिक्रिया की ऑर्डर क्या होगी, तो हमारा अनुमान सही भी हो सकता है और गलत भी हो सकता है। इसका कारण यह है कि अभिक्रिया की कोट प्रयोगों द्वारा निर्धारित होने वाली राशि है, एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड क्वांटिटी है ये। तो देखते हैं अभिक्रिया की कोट या ऑर्डर ऑफ
रिएक्शन। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को डिफाइन करने के पहले थोड़ा सा हम जान लेते हैं सामान्य अभिक्रियाओं के बारे में। कुछ अभिक्रियाएं ऐसी होती हैं जो एक ही पद में हो जाती हैं, वो एलिमेंट्री रिएक्शंस कहलाती हैं। और कुछ अभिक्रियाएं ऐसी होती हैं जो कई पदों में होती हैं, वो कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस या जटिल अभिक्रियाएं कहलाती हैं। तो अगर कोई अभिक्रिया एक ही पद में होती है तो उसके लिए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर कोई अभिक्रिया कई पदों में होती है तो उसके लिए जब ऑर्डर ऑफ रिएक्शन लिखते हैं, अभिक्रिया की कोटि लिखते हैं, तो उसमें उस पद को लेते हैं जिसमें अभिक्रिया का वेग सबसे कम होता है। अगर मान ली कि अभिक्रिया 4 पदों में हो रही है तो सबसे धीमा पद जो स्लोवेस्ट स्टेप होगा उसी के आधार पर हम अभिक्रिया की कोटि लिखते हैं या बता सकते हैं। तो अभिक्रिया की कोटि होती क्या है? पहले डिफाइन कर लेते हैं इस तरह से। देखिए, द सम ऑफ द पावर्स raised to the concentration terms in the rate determining step of a reaction is called its order of reaction। यानी हम अगर हिंदी में कहें तो क्या कहेंगे? किसी अभिक्रिया के वेग निर्धारक पद में अभिकारकों की सांद्रता पदों की घातों का योग अभिक्रिया की कोटि कहलाती है। तो ये डिफिनीशन है इसकी। यानी क्या बोलते हैं इसमें कि किसी अभिक्रिया के वेग निर्धारक पद में अभिकारकों की सांद्रता पदों की घातों का योग अभिक्रिया की कोटि कहलाती है। या अंग्रेजी में कहें द सम ऑफ द पावर्स रेज्ड टू द कंसंट्रेशन टर्म्स इन द रेट डिटरमाइनिंग स्टेप ऑफ ए रिएक्शन इज कॉल्ड इट्स ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो आपको बताया कि ये प्रयोगों द्वारा निर्धारित होती है। तो एक रिएक्शन हम कंसीडर कर रहे हैं, ये एक रिएक्शन है A moles of A plus B moles of B changing into products। इस अभिक्रिया में दो रिएक्टेंट्स हैं A और B और इनके मोल्स की नंबर क्रमशः स्मॉल a और स्मॉल b है। तो प्रयोगों से
इस अभिक्रिया की जो दर होगी R, ये बराबर हो जाएगी K इंटू कंसेंट्रेशन ऑफ A पावर X इंटू कंसेंट्रेशन ऑफ B पावर Y। ये रेट एक्सप्रेशन आएगा इस दी गई अभिक्रिया के लिए। हम देख रहे हैं कि इसमें अभिकारकों की सांद्रता की जो घात है वो A पर X है और B पर Y है। इस इक्वेशन में हम देख रहे हैं कि इनके स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट्स या मोलों की संख्या क्रमशः स्मॉल a और स्मॉल b है। तो अभी हम लोगों ने देखा था वेग समीकरण में कि वेग समीकरण का जो एक्सप्रेशन आता है उसमें सांद्रता पदों की जो घात आती है वह स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट्स के इक्वल हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है, इसलिए एक्सप्रेशन इस तरह से लिखा जाता है। तो हम इस एक्सप्रेशन के आधार पर अगर इस अभिक्रिया की कोटि बताएं, आर्डर बताएं, कोटि जिसको कि n से प्रदर्शित करते हैं, तो इस अभिक्रिया के लिए n का मान होगा x प्लस y। अभिक्रिया की कोटि हो गई इसमें x प्लस y, ये आर्डर हो गया रिएक्शन का। अब इसमें देखिए कि n की वैल्यू 0, 1, 2, 3 या 1/2, 3/4 यानी 0 हो सकती है, ये इंटीग्रल वैल्यूज हो सकती हैं और ये फ्रैक्शनल वैल्यूज भी हो सकती हैं। यदि x प्लस वाई की वैल्यू 1 हो जाए, सॉरी x प्लस वाई की वैल्यू पहले हम 0 ले रहे हैं, यदि x प्लस वाई 0 हो तो ये शून्य कोट की अभिक्रिया कहलाएगी। शून्य कोट का मतलब कहेंगे जीरो ऑर्डर। और अगर x प्लस वाई 1 हो जाए तो ये प्रथम कोटि, या इसको कहेंगे हम फर्स्ट ऑर्डर। और इसी तरह से अगर x प्लस वाई की वैल्यू अगर 2 हो जाए तो हम इसे कहेंगे द्वितीय कोटि की अभिक्रिया, या कहेंगे इसको सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि अभिक्रिया की कोटि क्या होती है। डिफाइन किया हम लोगों ने इसको, किसी अभिक्रिया के वेग निर्धारक पद में सांद्रता पदों की घातों का योग अभिक्रिया की कोटि कहलाती है। किसी अभिक्रिया की कोटि प्रयोगों द्वारा निर्धारित होती है, यानी एक प्रायोगिक राशि है, एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड फिजिकल क्वांटिटी। अब इसमें एक उदाहरण हम लोगों ने लिया और उस उदाहरण के अनुसार रेट एक्सप्रेशन इसका लिखा और रेट एक्सप्रेशन देखा कि a की पावर x है और b की पावर y है। तो बाय डेफिनेशन इस अभिक्रिया की जो कोटि होगी n बराबर होगा x प्लस y। n की वैल्यू 0 हो सकती है, 1 हो सकती है, 2 हो सकती है, 3 हो सकती है, या फ्रैक्शनल नंबर हो सकती है। फिर बताया आपको कि अगर x प्लस वाई का योग अगर 0 आ गया तो शून्य कोट की अभिक्रिया, x प्लस वाई बराबर 1 हो गया तो प्रथम कोट की अभिक्रिया, और x प्लस वाई बराबर अगर 2 हो गया तो द्वितीय कोट की अभिक्रिया हो गई। तो कुछ उदाहरण इसमें लेकर के हम फिर देख सकते हैं। अभी उदाहरण हम लोगों ने पिछले उसमें देखा था, बिल्कुल उन्हीं उदाहरणों को यहाँ पर थोड़ा डिटेल में समझ सकते हैं। जैसे हमने बताया कि पहला उदाहरण हाइड्रोजन और क्लोरीन के बीच प्रकाश की उपस्थिति में होने वाली अभिक्रिया।
अब इस रिएक्शन में देख रहे हैं कि 1 मोल हाइड्रोजन का 1 मोल क्लोरीन के साथ रिएक्ट कर रहा है और 2 मोल HCl बन रहा है, लेकिन जो एक्सपेरिमेंटल रेट आती है इसकी, ये इस प्रकार से व्यक्त होती है। इससे ये पता चलता है कि इस अभिक्रिया के लिए n की वैल्यू 0 है, यानी ये 0 ऑर्डर रिएक्शन है। इसी तरह से अगर हम बेंजीन का क्लोरीनेशन देख रहे हैं, आयरन की प्रेजेंस में डार्क में रिएक्शन होता है, ये क्लोरोबेंजीन बनती है और HCl बनता है। तो इस रिएक्शन के लिए जो रेट एक्सप्रेशन आता है काइनेटिक स्टडी से, रेट इक्वल्स टू K इंटू कंसेंट्रेशन ऑफ C6H6 इंटू कंसेंट्रेशन ऑफ Cl2। अब इसमें देख रहे हैं कि इसकी पावर भी 1 है और इसकी पावर 1 है, तो इसके लिए ऑर्डर हो गया 1 + 1 इक्वल्स टू 2। तो ये दो एग्जाम्पल्स हम लोगों ने देखे, हाइड्रोजन और क्लोरीन का कॉम्बिनेशन जिसमें अभिक्रिया की कोटि 0 आ रही है, और जो क्लोरीनेशन देख रहे हैं बेंजीन का, इसमें 1 + 1 यानी कि 2 आ रही है। ये दो एग्जाम्पल्स देखा। तीसरा एग्जाम्पल भी एक हम देखते हैं इसके बाद से। तो तीसरा एग्जाम्पल देखें। ये तीसरा एग्जाम्पल है रिएक्शन बिटवीन क्लोरोफॉर्म एंड क्लोरीन। बिल्कुल सेम एग्जाम्पल इसलिए ले रहे हैं कि आपको दोनों चीजें क्लियर समझ में आए। इस रिएक्शन के लिए जो रेट एक्सप्रेशन आया था, रेट इक्वल्स टू K इंटू कंसेंट्रेशन ऑफ CH3 इंटू कंसेंट्रेशन ऑफ Cl2 पावर 1/2, यानी इसमें जो ऑर्डर आएगा, इसकी पावर 1 है और इसकी पावर 1/2 है, तो सम कितना हो गया 3/2। ये लिया इसलिए दिखाने के लिए, 3 एग्जाम्पल्स लिए। इसमें देख रहे हैं कि इसमें n की वैल्यू 0 हो गई, यानी ये 0 ऑर्डर रिएक्शन भी हो सकता है, यानी किसी अभिक्रिया की कोट 0 हो सकती है। और इसमें n की वैल्यू 2 आ रही है, तो अभिक्रिया की कोट एक इंटीग्रल वैल्यू हो सकती है, धनात्मक संख्या, पूर्ण संख्या हो सकती है, जैसे 1 2 3, ये 2 आ रही है इसमें। और तीसरा हमने देखा, इसमें ऑर्डर आ रहा है 3/2, यानी बताया कि किसी अभिक्रिया की कोट फ्रैक्शनल भी हो सकती है। तो इस प्रकार से ये हमने देखा कि अभिक्रिया की कोटि क्या होती है, और बाकी अगले लेक्चर में।